तैयार हो जाइए बाजार के एक्शन पैक दिन के लिए, जहां वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से और एसजीएक्स निफ्टी से कमजोर शुरुआत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो कमजोर शुरुआत के बाद संभलेंगे, रुकेंगे, रिकवर होंगे या और फिसलेंगे? एक्सपायरी कहां होगी, किन लेवल्स पर, और दिन भर कैसे करें आप ट्रेड? गिरावट में खरीदारी का मौका लाइव की नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है आज बाजारों के लिए। कई सारे इवेंट्स पर हमारी नजर रहेगी और एक्शन तो भरपूर है ही। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। अनिल जी, तो सबसे पहले बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं सर? दीपा, अमेरिकी बाजारों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 2023 तक 0% ब्याज दरें रहेगी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स उसके बाद नीचे आते हुए दिखे हैं और अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाते हुए भी नजर आए। इसको विस्तार में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। डाउ ने ऊपरी स्तरों से 300 पॉइंट की अपनी तेजी गंवाई है, लेकिन आज अमेरिका में एक बेहतरीन आईटी कंपनी की लिस्टिंग, जहां लिस्टिंग पर डबल हुआ है पैसा, वैसा ही डबल होने के संकेत आज आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर भी मिलेंगे। तो कल अमेरिका में आईटी कंपनी ने पैसा दुगुना किया है और वॉरेन बफेट साहब को मोटा मुनाफा हुआ है। वैसा ही मुनाफा आज हिंदुस्तान के उन सौभाग्यशाली निवेशकों को होगा जिन्हें हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में मिला है अलॉटमेंट। लेकिन हमारे बाजारों के लिए एक्सपायरी के बाद एक और बड़ा ट्रिगर जो है दिन के दौरान, वो दोपहर 12 बजे राज्यसभा में रक्षा मंत्री का बयान सीमा पर तनाव को लेकर। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको नजर रखनी है एक्सपायरी के दिन। बिल्कुल अनिल जी, एक्सपायरी का दिन है और काफ़ी सारी चीज़ों पर नज़र है सर। ग्लोबल संकेतों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो कल का फेड का स्टेटमेंट था वहाँ से क्या हमको समझना चाहिए, और आज एक्सपायरी भी है। तो सर सबसे पहले तो एक एक्सपायरी की बात करते हैं। जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, कल फिर से हमने देखा लास्ट आवर में अच्छी रिकवरी रही मार्केट्स की, अच्छा प्रदर्शन रहा, आपके टारगेट्स भी आए। एक्सपायरी के लिए सेटअप कैसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा ग्लोबल क्यूज ने आज लड़खड़ा दिया है? दीप, भले ग्लोबल क्यूज लड़कर आए हों, अभी तक मुझे ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि 11,500 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना है। डेटा जिस तरह से फॉर्म हुए हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि 11,500 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है 11,475, 11,525, इस रेंज में वर्स्ट केस सिनेरियो में एक्सपायरी हो। अभी तक तो कम से कम ये डेटा दिख रहा है। अब देखते हैं कि डेटा आगे किस तरह से फॉर्मेशन होता है। मतलब मैं एसजीएक्स निफ्टी 80-90 पॉइंट नीचे हो तो मुझे कोई खास डर वाली बात नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 11,500 के आसपास अगर बाजार खुलते तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, 12 बजे रक्षा मंत्री का बयान है और इस बीच डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो एक्सपायरी के दिन स्मूथ राइड नहीं है किसी के लिए भी, न तेजी करने वालों के लिए न मंदी करने वालों के लिए। दोनों को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होगा और थोड़ा लेवल्स के हिसाब से ध्यान रखकर आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक डेटा, सिर्फ डेटा के लिहाज से आप मुझे पूछेंगे तो डेटा के लिहाज से एक्सपायरी अभी मुझे 11,500 के आसपास या इसके ऊपर ही नज़र आती है। अब ये अलग बात है कि हम दोपहर के दौरान अगर डाउ फ्यूचर्स को 400 पॉइंट ऊपर देख लें, 400 पॉइंट नीचे देख लें या 200 पॉइंट रिकवर हो जाए, तब तो एक अलग बात है। और साथ ही 12 बजे रक्षा मंत्री क्या कुछ कहते हैं, उस लिहाज से बाजार का मूड माहौल किस तरफ बनता है, वो दूसरी बात है। तो न्यूज़ फ्लो को छोड़कर अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा ये नहीं करें कि 11,500 के नीचे एक्सपायरी होनी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी जरूर अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा कि 22,500 के ऊपर एक्सपायरी हो ही जाए। तो बैंक निफ्टी में मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ कि 22,500 के ऊपर एक्सपायरी होगी ही होगी, लेकिन निफ्टी में मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी में मैं ये कह सकता हूँ 22,250, 22,300 के नीचे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कमजोरी के साथ खुलने में रिस्क नहीं है, डर नहीं है। डर कब है, जब कम कमजोरी के साथ खुले और फिर फिसले। तो मैं तो ये चाहता हूं अगर एसजीएक्स निफ्टी 80-100 पॉइंट नीचे खुले तो बहुत ही बढ़िया, वहां तुरंत ही आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। कम गैप से खुलेगा तो रिस्क है और नीचे जाने की, ज़्यादा गैप से खुलेगा तो रिकवरी के संकेत ज़्यादा है। तो कोई डरिए घबराइए मत, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगर नीचे गैप मिला, अच्छी रेंज में आए तो वहाँ से खरीदारी के मौके बनेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो फिर हमारे लिए तो संकेत अच्छे ही हैं और कल का एक्शन भी अच्छा रहा। पर ये जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उस पर एक सवाल पूछना चाहूँगा सर। एक तो जो चीन का मुद्दा है, आज रक्षा मंत्री राज्यसभा में बयान देंगे, कल भी थोड़े डेवलपमेंट्स हो उसको लेकर, और साथ ही जो फेड की पॉलिसी रही, हालांकि कुछ बड़ा सरप्राइज नहीं आया, पर 2023 तक तो अब गारंटी हो गया कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे। इसको मार्केट्स कैसे देख रही हैं? देखो, आपका मूड कैसा है वो बताइए। आपका मूड अच्छा है
तो आप अच्छे से ले लो, आपका मूड खराब है तो खराब से ले लो। ये मतलब देखो, वो कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल दोनों हैं। तो ये अपने मूड पे है। होता क्या है, आमतौर पर लोग कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, मार्केट को देखकर कि ये अनाउंसमेंट आने के बाद डाउ ने किया। अगर डाउ गिरा है, डाउ फ्यूचर्स नीचे गिरा, ऊपर से डाउ 300 पॉइंट गिरा है, राइट, डाउ फ्यूचर्स 200 नीचे, इसका मतलब क्या, ओ 2023 तक तो रिकवरी नहीं आएगी। अगर अमेरिका का फेड बोल रहा है कि 2023 तक हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब अंदर अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर यही चल रहा है कि 2023 तक तो रिकवरी प्रॉपर आने वाली नहीं है, इसीलिए अभी से बोल रहे हैं। नहीं तो अब तक कभी कभी फेड आगे 2-2 साल के लिए बोलता है कि 2 साल ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे 0%, वो भी 0% पे। तो अब आपको डरना है, तो ये डरने के लिए काफ़ी है कारण। और अगर यही डाउ 300 पॉइंट बढ़ जाता है और डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर दिखते हैं, तो आपको लाइसेंस मिल गया सर, 2023 तक जितनी तेजी करनी करो, और कहीं पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ इक्विटी में बनेगा। 0% ब्याज दरों में आप बॉन्ड में लगाकर पैसा क्या कमा लोगे, यहाँ 2-2% रोज बढ़ता है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो 10% बढ़ जाते हैं, स्टॉक 15% बढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट वही है दीप के, मार्केट के रिएक्शन के साथ हर चीज के है ना दोनों पहलू है। शॉर्ट टर्म में पहलू क्या है, शॉर्ट टर्म में पहलू ये है कि रिकवरी को लेकर चिंताएं हैं, इसका मतलब क्लियर कट है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या है, से आपको दो तरीके से देखना है, एक इकोनॉमी के हिसाब से, दूसरा मार्केट के हिसाब से, पैसा कमाने के हिसाब से। तो पैसा कमाने के हिसाब से परफेक्ट है भाई, आपको 2 साल का लाइसेंस है, इक्विटी के अलावा कहीं पैसा नहीं बनेगा, मतलब बनेगा तो भी उतना नहीं बनेगा जितना इक्विटी में बनेगा, क्लियर कट है। अब देखिए, डेट में पैसा कब बनता है, जब ब्याज दरें घटती है। अब 0 से और घट के क्या घट लेगी, तो जाहिर सी बात है डेट में पैसा लगाकर आप पैसा बना नहीं पाएंगे। कमोडिटीज़ बन सकता है पैसा थोड़ा बहुत, गोल्ड में वगैरह में, कि रिकवरी में अगर टाइम है, लेकिन अगर उसके मुकाबले में लिक्विडिटी पर्याप्त है, डॉलर छाप छाप के बढ़ रहे हैं, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम $120 बिलियन का हर महीने चल रहा है और आगे चलता रहेगा, अब सिस्टम में इतना पैसा आ रहा है, तो फिर आप आराम से इक्विटी में पैसा लगाओ। तो ये सारे फॉर्मूला है जो आपको इक्विटी मार्केट का बुल रन बरकरार रखने के संकेत देते हैं। तो मैं नहीं घबरा रहा, मैं नहीं डर रहा। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 2 साल के लिए अच्छी खबर इसे मानकर चलिए, ये खराब खबर नहीं है। हाँ, तेजी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए कुछ तो कारण चाहिए। आप बिना मतलब सभी थोड़ी कोई शेयर बेचता है। अगर आपके पास बहुत सारे शेयर पड़े और बाजार का मूड माहौल हमेशा ठीक रहे, तो आपसे बिकेगा क्या। कौन आदमी ऐसा है जो हर रोज 5% के सर्किट लगने पर शेयर बेचेगा कि आज सर्किट लग गया कल लग गया बेचूं। जब सर्किट खुलता तब सबको बेचना है, और जब सर्किट लगता तो किसी को नहीं बेचना। ये तो टेंडेंसी है, आम धारणा है सब जगह। ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टरों की सोच और अमेरिका के इन्वेस्टर्स की सोच अलग है, हमारे यहाँ फंड मैनेजर अलग सोचते हैं, वहाँ अलग सोचते हैं। सब जगह इंसान है भाई, एक जैसा ही सोचते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी डरिए घबराइए मत। ये 500 पॉइंट के, अगर ये 200-300 पॉइंट और डाउ फ्यूचर्स नीचे आ गए, समझो 400-500 पॉइंट आ गए, तो आज आपको अमेरिका में नीचे होकर आज सेकंड हाफ से या कल से वापस रिकवरी आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे कोई खास डर नहीं है अमेरिकी बाजारों से। एक करेक्शन की ज़रूरत थी, वो करेक्शन आ रहा है। और बाकी जो फेड ने कहा है, ऐसा कुछ फेड ने नहीं कहा जो आपको, मुझे, अमेरिका के मार्केट्स को, अमेरिका के इन्वेस्टर्स को और अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में किसी को ना पता हो। एग्जैक्टली वही कहा। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक क्लियर कट पॉलिसी डिसीजन उन्होंने दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए तब भी हम 2023 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको क्या चाहिए डायरेक्शन के लिहाज से, पॉलिसी की स्टेबिलिटी। आप सोचो, कभी हमारा RBI ऐसा बोल सकता है कि हम 2 साल तक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। आप अगली पॉलिसी तक के बारे में श्योर नहीं होते हैं, यहाँ फेड आपको 2 साल का डायरेक्शन दे रहा है, और क्या चाहिए भाई। तो कोई डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शन चलता है, अमेरिका की करेक्शन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो यहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेड की पॉलिसी आई है, उस पर बाजार रिएक्ट ज़रूर कर रहे हैं, पर नज़र रखते हैं। और आज तो ऑफकोर्स बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी आएगी, तो वहाँ पर भी नज़र रहेगी। चलिए सर, फिर आज के संकेतों की बात करते हैं थोड़ी देर में। जो आज की नई लिस्टिंग हैप्पीएस्ट माइंड्स की, उसके बारे में भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ग्लोबल क्यूज तो आपने समझाए सर, पर आज के बाकी संकेत आपको कैसे दिख रहे हैं? हाँ दीप, एक बाकी संकेत में आपके सवाल का मैं एक ही हिस्सा जवाब दे पाया, दूसरा मेरे ध्यान से निकल गया, वो चीन वाला, जो दोपहर 12 बजे राज्यसभा में बयान है। देखिए, पिछली बार बयान जो दिया था लोकसभा में रक्षा मंत्री जी ने, उसमें उन्होंने साफ कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है, संवेदनशील है, और हमारी सेना तत्पर है, तैयार है। अगर किसी भी तरह की सिचुएशन बनती तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब देखना है कि इससे रिलेटेड अब जो आज बयान आएगा उसमें रक्षा मंत्री का टोन क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, और क्या कहीं कोई LAC पर स्थिति या तनाव की स्थिति थोड़ी सुधरने के संकेत मिलते हैं क्या।
क्योंकि अभी तक ऐसे संकेत आ नहीं रहे दीप के तनाव कम होने के हों, क्योंकि अभी देखिए कोर कमांडर स्तर की जो बैठक होनी है, बातचीत होनी है, उसकी अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। थोड़ी बहुत इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आती है और हम जानबूझकर आपको दिखाते नहीं हैं। पता चला कोई खबर ऐसी आई और अपुष्ट खबर है और उस खबर के दम पर आपने देखा और एकदम से मार्केट गिर गए, वापस पता चला। जैसे कल भी कुछ ऐसी खबरें चल रही थी, ट्वीट ऐसे थे जिससे ऐसा लगा कि जिसमें तनाव बढ़ने की और जमावड़ा बढ़ने की खबरें हैं, बाद में आए कि ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मैं कभी भी ये जो खबरें हैं सीमा पर तनाव की खबरों पर, मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता कि हमें बहुत जल्दी और सबसे पहले दिखानी। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जब कंफर्म हो जाए तब आराम से करें। देखिए मार्केट बहुत छोटी चीज़ है देश के सामने। 2 दिन मार्केट बढ़ जाए घट जाए, घंटे 2 घंटे ऊपर नीचे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मामला देश की सुरक्षा का हो, जब मामला सेना का हो, जब मामला देश का हो, तो हमें रिपोर्टिंग बहुत संयम तरीके से, शांत तरीके से, सोच समझकर कंफर्म होने के बाद करनी होती है। इसलिए मैं कई बार ना कई सारी खबरें रोकता हूँ कि क्या ज़रूरी नहीं कि ये चला के कोई फ़ायदा हो किसी का। तो ऐसी सिचुएशन में सेंसेशनल खबरें आप चला सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन वो करना ठीक नहीं है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप आराम से रक्षा मंत्री जी का बयान सुनिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूंगा, आपको बयान सुनने के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा का पूरा बयान आपको रक्षा मंत्री जी का लाइव सुनवाएंगे, पहले शब्द से लेकर आखिरी शब्द तक। आप आराम से सुनिए और ध्यान लगाकर सुनिए और उसको, उस बयान से मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, उसके भाव को पढ़िए, समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कितना, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड कीजिए कि हमें कॉन्फिडेंट होना है या सतर्क रहना है। बस इतनी सी बात है। तो चीन वाला जो मामला है वो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है, ये मान के चलिए। अभी 2 दिन पहले मैं मधुकेला साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी ये चीज़ बहुत जोर दे कर कही कि देखिए चीन वाले मामले पर नज़र रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होना, ये चीज़ मान के रखिए। इन्वेस्टर्स को कहीं डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और ट्रेडर में अगर निफ्टी का में 100 पॉइंट का ऊपर नीचे तुरंत हो जाए तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको सावधानी रखनी। इन्वेस्टर निश्चिंत रहें, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल संकेत आज के लिए न्यूट्रल है दीप। एफआईज के संकेत और डीआई संकेत भी न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है। सिर्फ एक ही चीज़ पॉजिटिव है और वो है ट्रेंड पॉजिटिव साइड में, बाकी सारे संकेत न्यूट्रल। एक्सपायरी के दिन न्यूट्रल संकेतों के साथ हम उतर रहे हैं। अब आइए आज की रेंज आपको दे दूं। 11,450 11,525 आज की दिन की सपोर्ट जोन है और इस रेंज में खरीदना चाहिए। जी हाँ, इस रेंज में खरीदना चाहिए, डरिए मत, आने दीजिए, आएगा नीचे। देखो डीप प्रॉब्लम यही है, मैं जब कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, अब बात करते करते 20-30 पॉइंट ये एसजीएक्स निफ्टी रिकवर हो गया, तो जो गैप चाहिए ना वो कई बार मिलता नहीं। गैप का मज़ा अलग है और कभी कभी एकदम सुस्त शुरुआत होती है तब भी आपको ट्रेड मिलता है, कभी गैप मिलता है। जब गैप चाहिए तो नहीं मिलता है, जब सुस्त शुरुआत चाहिए तो नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, जहाँ जैसा खुलेगा 9:08 पर देखेंगे। फिलहाल ये आपके लिए सपोर्ट जोन 11,650 11,750 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी 22,122 225 आज का सपोर्ट जोन है। 22,850 से 23,050 ये ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी की, जिस पर आप फोकस करना है। तो ये दीप आज के लिए आपके लिए बड़े जोन हो गए। अब आप कहें तो मैं रेंज भी दे दूं आपको छोटी वाली। बिल्कुल अनिल जी, रेंज पर ही नज़र रहेगी क्योंकि कल तो रेंज मार्केट ने रिस्पेक्ट करी और फिर अच्छा मूव आया। आज की रेंज क्या दिख रही है? आज की रेंज देखिए दीप, सबसे छोटी वाली तो 11,525 और 11,650 है, ठीक है ना। इस रेंज पर आप फोकस कीजिए। मीडियम रेंज होगी आपकी 11,500 11,700, ये मीडियम रेंज है आपकी, ठीक है ना। ये 2 रेंज आपके लिए हो गई। अब आइए आपकी बड़ी रेंज 11,450 से लेकर 11,750, ये आज की बड़ी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। तो ये 3 रेंज आपके लिए होगी जिस पर आपको फोकस करना है आज के लिए। आज से बैंक निफ्टी 22,450 22,750 ये आज की छोटी रेंज है। 22,225 22,850 आज की मीडियम रेंज है और 22,075 से 22,950 आज की बड़ी रेंज, ये मानकर चलिए। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 50%। देखिए मिड सीरीज में आए हैं, सीरीज की शुरुआत में 76% या 78% थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एफआईज देखिए कितना कम कर दिया पोजीशन, कहाँ 75% से ज़्यादा, कहाँ 50% पे आ गए और मार्केट तेजी का। अब इसमें 2 चीज़ है, अगर आपका मूड ख़राब करना हो ना तो आप मूड ख़राब कर लो कि एफआईज तो बेचे जा रहे हैं, 75 से 50% पे आ गए। और मूड अच्छा करना तो उससे भी बढ़िया बात यह है, एफआईज ने इतना बेचा, नेट लॉन्ग इतना कम किया, उसके बावजूद देखिए इंडेक्स का है 23 मार्च के बाद की कल जो क्लोजिंग मिली ना 11,600 की,
अब तक की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। 28 अगस्त को 11,647 की क्लोजिंग मिली थी, उसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग है। और ये डेटा मैं याद रखता हूँ, मैं देख के नहीं बोल रहा। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपको क्लोजिंग जो मिल रही है बड़ी मजबूती वाली मिल रही है। तो एफआईएस की बिकवाली के बावजूद बाजार गिर नहीं रहे, सीमा पर तनाव के बावजूद बाजार गिर नहीं रहे। अमेरिकी बाजारों की वॉलेटिलिटी सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा रही है, अगस्त के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, फिर भी हमारे बाजार नहीं गिर रहे हैं। और 11,275 पर जिस दिन क्लोज हुआ था और 11,185 का लो बनाया था, उस दिन भी अमेरिकी बाजारों से आपको संकेत इतने ही खराब मिले थे, तब हमने कहा यही मौका है, आज लपक लीजिए। 625 पॉइंट उस दिन डाउन नीचे बंद हुआ था। तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है, और इस ट्रेंड में अभी बहुत क्लैरिटी है कि फिलहाल कहीं कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आ रहे, तो बाय ऑन डिप्स आपको रखना। आइए, आपकी तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस क्या रखना है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिन्होंने कल तेजी की पोजीशन बनाई, उनको स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के तौर पर 11,500 का रखना चाहिए। अगर 11,500 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है, स्टॉप लॉस लगाइए। और अगर आप थोड़े नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हैं तो 11,450 का लगाइए। आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ है उसके हिसाब से भी आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होगा। क्लोजिंग बेसिस पर 11,440 के नीचे अगर अब निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। मैं खत्म करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कम करिए, उतनी कम करिए जितनी आप संभाल नहीं सकते। बैंक निफ्टी छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आज 22,400 का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि 22,400 तोड़ेगा, 22,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो दीप 200-250 पॉइंट की जगह बन जाती है, फिर वो 22,200 22,250 की रेंज में आ सकता है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस छोटा 22,400 का ही रखना है। क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होगा 22,100 का। इसके नीचे अगर बंद होता है बैंक निफ्टी तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करिए। अब आइए, शॉर्ट पोजीशन होनी तो नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो जानी चाहिए। कल तो 11,600 के ऊपर क्लोज भी दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे शूरवीर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किए होंगे। आज अगर 11,650 इसके ऊपर निकलता है, वैसे तो 11,600 के ऊपर क्लोज दे तो भी आपको शॉर्ट काट लेना है, फिर भी लास्ट स्टॉप लॉस है ये दीप। इसके बाद पूछेगा मत, क्योंकि 11,647 की अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है, तो 11,650 लास्ट स्टॉप लॉस है शॉर्ट पोजीशन के लिए। इसके ऊपर इंट्राडे या क्लोजिंग बेसिस पर आपको जैसा ट्रेड करना है, क्लोजिंग बेसिस पे तो पक्का 11,650 के ऊपर बंद होता तो आपको अपना शॉर्ट काट लेना है। 22,700 ये आपका स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर। और थोड़ा डीप करना हो तो 22,725-50 कर लो, वो 25-50 पॉइंट का जजमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 22,000 के इंडेक्स पे 5-15 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता। तो 22,700 आपका स्टॉप लॉस है जी दीप। ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे आपके स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और अनिल जी की जो बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज हैं वो तो सुपर हिट ही रही हैं। आज की नई स्ट्रैटेजी जाने उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि कल क्लोजिंग के समय जो बैंक निफ्टी पर बाय कॉल दिया था, लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि कुछ ही मिनटों में वो टारगेट्स आसानी से आते हुए आपको दिख गए। एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी की कॉल क्या थी। खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में 22,525 22,550 की रेंज में अब बैंक निफ्टी है, यहीं पर तुरंत प्रभाव से खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ का पहला टारगेट 22,650, 700, 750 और उसके बाद 850। और दूसरी तरीके से अगर आप चाहें तो 22,500 और 22,600 इन दोनों के कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। 22,650 का पहला टारगेट हासिल हुआ और 22,500 का जो कॉल ऑप्शन की खरीदने की राय दी थी वहाँ भी पहला टारगेट हासिल हुआ है। बिल्कुल आप अब भी खरीदारी करके जा सकते हैं। अगर 22,500 का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, खरीदारी करके रखें। अनिल जी, लगातार दूसरे दिन शानदार बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, आज के लिए भी बताइए सर। नई पोजीशन बनानी हो इंडेक्स में तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए दीप, नई पोजीशन बनानी है, मुझे तो है ना, बेसिकली मैंने रेंज तो नहीं दिया। या तो आप 11,500 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, या 11,500 11,525 के आसपास खुल रहा तो झपट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11,450 को स्टॉप लॉस ले आएगा नीचे, अगर ऐसा है तो 11,450 के नीचे का स्टॉप लॉस रखकर खरीद लीजिए। और अगर, मुझे तो नहीं लगता 11,500 के नीचे खुलना चाहिए, ईमानदारी की बात ये, मुझे नहीं लगता 11,500 के नीचे खुलना चाहिए। फिर भी अगर खुले तो फिर आपको खरीद लेना है 11,500 के या 11,450 के स्टॉप लॉस के साथ। 11,600, 650, 700, 750 ये टारगेट ऊपर के होंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में दीप एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि शॉर्ट कहाँ करें। क्या 11,650 पे ही शॉर्ट कर लें या 11,700? देखिए पहले सुबह तो SGX निफ्टी इतना ख़राब नहीं दिख रहा था, तो ऐसा लग रहा था 11,700 सही जगह है शॉर्ट करने के लिए। और वो इसलिए भी कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है 11,700 पर, वीकली एक्सपायरी जो आज वाली है, तो उस हिसाब से तो 11,700 ठीक है। लेकिन अब अगर आप नीचे गैप से खुलोगे, ठीक है,
अब 11,700 का इंतजार करोगे तो आप 11,500 खोलो और 11,700 200 पॉइंट तक आप इंतजार करोगे क्या? शायद नहीं। तो फिर 11,650 भी बहुत बढ़िया लेवल है शॉर्ट करने का। तो ये लेवल जो आएंगे ना, मैं दिन के दौरान आपको बता दूंगा, लेकिन या 9:08 पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप 11,700 11,800 की रेंज में शॉर्ट करिए। 11,850 का स्टॉप लॉस है। 650 600 और 575 ये आपके टारगेट होंगे शॉर्ट करने के लिहाज से। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, खरीदने की परफेक्ट ब्लाइंड बाय लेके, याद है आपको कल भी मैंने बोला था कि ये ब्लाइंड बाय रेंज है 22,100 22,300 की, और कल एग्जैक्टली 22,200 से घुमा है। तो आज भी मैं कह रहा हूँ 22,075 22,275 बहुत ही बढ़िया रेंज है जहाँ पर आपको खरीदना चाहिए। 22,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 22,450 550 650 750 850 950 हर 50-50 जोड़ते जाइए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। 22,650 22,700 पार करके निकला तो बैंक निफ्टी में आग लगेगी। अब जो भागेगा देखने लायक होगा। एक्सपायरी के दिन बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई, एक जीरो हम खा गए हैं इसको। 22,000 ना, हाँ बराबर है, 22,075 22,275 ये परफेक्ट रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और मार्केट मूड माहौल 450 22,75 की रेंज भी खरीद सकते हैं। यानी कि जहां हम बंद हुए हैं वहां से 100-125 पॉइंट नीचे खुला तो एक बार मजबूत सपोर्ट है 22,450 के आसपास। अगर वो नहीं टूटा तो बैंक निफ्टी वहीं से घूम जाएगा। अब बैंक निफ्टी ने कल जो मजबूती दिखाई है वो वनडे वंडर था। ये वाकई में बैंक निफ्टी को मजबूत होना है। अगर बैंक निफ्टी को वाकई में मजबूत होना है दीप, तो 22,450 के नीचे आज ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर 22,450 के नीचे टिक के ट्रेड किया तो फिर वही वापस रेंज 22,100 22,300 वाली आ जाएगी जिस पर फोकस करना है। तो इसलिए बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं, 22,450 475 की रेंज में एक बार ले लीजिए, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस सीधा, बस इतना ही 22,450। और लेवल तो ऊपर के सब आपको दिए हुए ही हैं। एंजॉय कीजिए लाइफ। और जो शॉर्ट करना चाहते हैं 22,850 23,000 ये रेंज है जिसमें आप शॉर्ट कीजिए। 23,100 का स्टॉप लॉस है। 22,750 650 और 550 या 22,750 कर दीजिए इसको, 770 की जगह 22,750 650 और 550 ये हैं आपके टारगेट जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली। जी दीप। बिल्कुल, तो इस तरह से आप नई पोजीशंस बना सकते हैं आज के ट्रेड में। अच्छा दिन होना चाहिए ट्रेड के लिए, एक्सपायरी का भी मौका है, देखते हैं किस तरह का एक्शन बनेगा। वायदा कारोबार के बैन की बात करें तो 10 स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में थे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक फ्रेश एंट्री हो गई है औरोबिंदो फार्मा की, तो अब 11 स्टॉक्स आज के लिए वायदा कारोबार के बैन में दिखेंगे। सर, जो संकेत आ रहे हैं आज की लिस्टिंग के की बात करें उससे पहले जो डेटा है न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, कुछ यहाँ से टेक अवे होना चाहिए। आप बोल रहे थे कि इंडेक्स तो ऊपर जाए जा रहा है, बट खरीदारी कौन कर रहा है सर? आप और मैं देखो, अच्छी चीज की क्रेडिट लेने में पीछे मत रहा करो दीप। तो सीधा बोल दो आप और नहीं कर रहे हैं। अब जब किसी का नाम नहीं आ रहा सामने तो फिर बेसिकली खरीदारी पूरी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स कम ऑपरेटर्स जो आप बोलते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है ना दीप, एक चीज़ और समझिए, जो ये डेटा आते हैं डेटा खाली फंड्स के हैं, करेक्ट, और इंस्टीट्यूशंस के हैं हमारे लोकल वाले, और साथ ही थोड़े बहुत जो डेटा हैं वो इसके हैं आपके FIs के जो हैं। कई सारे PMS हैं, राइट, उनके डेटा इसमें दिखते नहीं हैं कि वो कितना खरीद रहे क्या खरीद। तो और दूसरा आजकल HNI पोर्टफोलियोज बहुत हो गए हैं। ऐसा थोड़ी कि मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, और पिछले 4-6 महीने में तो दबाकर लोगों ने पैसा लगाया भी और कमाया भी, तो ऐसे खरीदने वाले बहुत हैं। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि बड़े लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो छोटे लोगों को खुश होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि बड़े लोग खरीदेंगे तो ही मार्केट चलेगा, छोटे लोग भी चला सकते हैं, चला रहे हैं। लेकिन ठीक है, 295 करोड़ की कैश में खरीदारी, 265 या 295 करोड़ की जो भी है, और वायदा कारोबार में 413 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स बेचे हैं, 928 करोड़ के स्टॉक बेचे हैं। ये बड़ी बिक वाली है। अच्छा, मैं चाहता तो FIs के इन डेटा को नेगेटिव भी कर सकता था, क्योंकि देखिए 9 और 4 1300 करोड़ के आसपास के उनकी बिकवाली है सीधे तौर पर फ्यूचर्स में, और खरीदारी सिर्फ 300 करोड़ की जो कि छोटी है। लेकिन मैं एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा FIs को। इतने दिनों बाद आज उन्होंने बेचा है, I mean कल बेचा है, तो एक दिन रुकते हैं ना, देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। 545 करोड़ की खरीदारी उनकी ऑप्शंस में होती हुई दिखी है, और 545 करोड़ की ऑप्शंस में खरीदारी जो हुई है उस खरीदारी में आप देखिए सबसे ज़्यादा उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा। अच्छा, FIs के जो डेटा है ना बिकवाली के, अच्छा दो चीज़ होती है, देखिए बिकवाली के डेटा में भी कई बार ये होता है दीप कि आपने लॉन्ग पोजीशन बेची हो, पहले की लॉन्ग पोजीशन थी, सपोज आपने इंडेक्स खरीद के रखा और निफ्टी खरीद के रखी है, और अगर आप आज बेच रहे हैं तो वो दिखेगा तो बिकवाली का आंकड़ा ना। लेकिन कल के सेशन में आंकड़ा खराब है। क्यों है मैं बताऊं,
कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशन नहीं बेची, उन्होंने शॉर्ट किए। एफआईज ने मैक्सिमम शॉर्ट किया है, इंडेक्स में नई पोजीशन बनाई है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरा, ऑप्शन में जो खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है 550 करोड़ का, उसमें सबसे ज़्यादा पुट खरीद है। तो एफएनओ के डेटा वाकई में एफआईज के कल के अच्छे खासे खराब हैं, अच्छे नहीं है। शायद इन डेटा का भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा कि एसजेक्स निफ्टी आपको 80-85 अंक नीचे दिख रहा है। अब तो देखो हांगकांग भी थोड़ा और गिरना शुरू हुआ है, डाउ 225 हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी कमजोरी तो है। घरेलू फंड सुस्त हैं, 212 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो उनकी खरीदारी है नहीं, तो न्यूट्रल उनको भी रखा है। बस ये आपके लिए डेटा है। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए डेटा। जहाँ तक सवाल है एफआई और डीआई एक्शन का, सर वायदा कारोबार के कुछ संकेत, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, तो कुछ ध्यान रखना चाहिए वहाँ के संकेतों का। एक ही लेवल है दीप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वह है 11,500 वीकली और मंथली। मंथली भी अब अगले हफ्ते, ये तो ज़्यादा दूर रही नहीं। दोनों सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर है। 23 लाख शेयरों का है इस सीरीज का, 32 लाख शेयरों का अगली सीरीज का, ठीक है ना? नहीं माफ कीजिएगा, 32 लाख शेयरों का इस सीरीज का और 32 ही लाख शेयरों का मंथली सीरीज का, यानी कि 64 लाख शेयर। अब इसमें से कल 23 लाख शेयर नए जुड़े हैं दीप, सुनिएगा बड़ा ध्यान से। 13 लाख शेयर इस सीरीज के और 10 लाख शेयर मंथली सीरीज के। 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है कल 11,500 के पुट पर। तो 11,500 होल्ड होना चाहिए डेटा के लिहाज से। असली कमजोरी, मैं आपको एक सीधे सीधे एक बात बोलता हूँ, 104 पॉइंट आप कमजोर खुले अगर आज, तो भी आप ये मान के चलिए कि आप कमज़ोर नहीं है। आपको कमज़ोरी 11,500 के नीचे से गिनना शुरू करना है, क्योंकि 11,500 आपके लिए एकदम वो रॉक बॉटम लेवल है जो डेटा से नज़र आ रहा है। मजबूती होगी, आपको 11,600 पार होकर ट्रेड करना शुरू करें, आपको मजबूती गिननी है। 11,600 के कॉल्स पर 26 लाख शेयर हैं और 11,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज का, वो 28 लाख शेयर है। तो आप 11,600 को लगभग हाईएस्ट मान लें। तो वायदा कारोबार के लिहाज से जो रेंज है 11,500 11,600 रहनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 25-30 पॉइंट इधर उधर गिर लीजिए, 11,475 11,625, इस 150 पॉइंट की रेंज में मुझे लगता है कि हम काम कर लेंगे आज दिन भर। तो 11,500 11,475 की रेंज में खरीदना है, 11,425 11,450 के आसपास स्टॉप लॉस, 11,600 625 के आसपास बेचना है, 650 675 का स्टॉप लॉस। ये परफेक्ट डेटा ट्रेंड दिख रहा है आज। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपायरी के दिन अदरवाइज डेटा इतना साफ साफ नहीं दिखता, आज बहुत साफ डेटा नजर आ रहा है सपोर्ट और रुकावट के लेवल के लिहाज से। तो आज के लिए इस लिहाज से आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। बैंक निफ्टी 22,500 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 22,500 के पुट पे 8 लाख शेयर हैं, कॉल्स में भी लगभग 9 लाख शेयर हैं। तो 22,500 के नीचे से आप कमज़ोर होना शुरू करेंगे और 22,500 के ऊपर बने हुए तो आपके लिए मजबूती। हल्का हल्का सपोर्ट 22,400 और ऊपर में 22,700, ये आपका हल्की रुकावट का लेवल है, यानी कि 22,650 22,700। 22,400 का मतलब ये कि 22,400 22,450 आपके लिए सपोर्ट लेवल है। और उसके ठीक बाद जो लेवल निकल कर आता है वो बड़ा आता है आपके लिए 22,000 का, जहाँ 10 लाख शेयर पुट में है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के तौर पर, और 23,000 पर जो कॉल्स में राइटिंग तगड़ी है 16 लाख शेयरों की, तो वो बड़ी रेंज है। लेकिन 22,500 पर ही फोकस करना है। 22,450 22,500 सबसे बड़ा लेवल बैंक निफ्टी का है, 11,500 11,525 सबसे बड़ा लेवल निफ्टी का है आज के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है अहम स्तर आज के ट्रेड के लिए जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए सर, अब जिस बात का इंतज़ार था, नई लिस्टिंग हैप्पीएस्ट माइंड्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। कल तो हमने देखा यूएस में भी स्नोफ्लेक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग पर ही डबल हो गई। क्या हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए भी यही एक्सपेक्टेशन है? कैसे देखना चाहिए इसको? होनी तो चाहिए दीप, पूरी संभावना है कि डबल हो जाए। 166 रुपये की इश्यू प्राइस है, डबल के लिए कितना चाहिए, 332 रुपये हो सकता है, बड़ी बात नहीं। मेरे ख्याल से 300-350 रुपये की रेंज में कहीं लिस्ट होना चाहिए। और उस हालांकि उसके बाद वैल्यूशंस के लिहाज से महंगा हो जाएगा, लेकिन आपने कई सारे अभी हाल ही के आईपीओ देखें कि वहाँ पर लिस्टिंग के बाद भी बहुत तेज़ दौड़ लगाते हैं, वो तो होता है। तो और फ्लोट कम होता है तो फिर एक तेज़ी बन जाती है। मेरा फंडा क्लियर है, जो हमेशा से मैं कहता हूँ कि आप लिस्टिंग पर गेंस के लिहाज से पैसा आपने लगाया है और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो वाकई में आपका माइंड और हार्ट दोनों हैप्पी है। आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रूट मोबाइल में आ जाए तो अच्छी बात है, रूट में नहीं आएगा तो बहुत सारे आने, कैम्स आ रहा है, यूटीआई है, म्यूचुअल फंड आ रहा है, बहुत सारे आईपीओ लाइन में हैं, अच्छे मौके मिलेंगे। पॉजिटिव रहिए, ज़रूरी नहीं कि मतलब
वो कहते हैं मुझे चांद और सितारों की तमन्ना थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड नहीं मिला, कोई और अगला अच्छा मिलेगा, हो सकता है उससे बढ़िया भी मिल जाए। तो अगर जिन्हें अलॉटमेंट मिला है वो या तो 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि आपने लिस्टिंग के गेंस के लिहाज से लगाया पैसा, तो डबल होता है तो कोई कम नहीं है, तो आप निकल जाएं या फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। 350 हुआ स्टॉप लॉस 300 पे ले आओ, 375 हुआ 325 पे ले आओ, 400 हुआ 350 पे ले आओ, 300 हुआ 250 पे रखो। तो सिंपल स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, अपने भाव से 25-50 रुपये जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। और बाकी जो संतोषी लोग हैं जिन्हें डबल होने में बहुत खुशी होती है वो बुक करके बैठ जाएं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि महंगा और खासियत होती है, तो ये आपके लिए हैप्पीएस्ट माइंड की लिस्टिंग दमदार लिस्टिंग दिखेगी। और इसीलिए हमने कहा बंसल जी को भी कि भाई सब काम छोड़ के आपको चाहिए तो छुट्टी ले लो आधा दिन की, IPO में एप्लीकेशन जरूर लगाओ। तो जिनको मिला उनको बधाइयाँ। बिल्कुल, जिनको मिला उनको बधाई। रखिए, लिस्टिंग गेन्स बुक करने तो बुक भी कर सकते हैं, जैसा अनिल जी ने कहा 250 रुपये पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिए अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए इस पर पैसा आपने लगाया हो तो। चलिए हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ते हैं। नई लिस्टिंग का तो इंतजार है, पर आज कौन से स्टॉक्स फोकस में आएंगे उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड्स जैसे कि अभी अनिल जी डिस्कस कर रहे थे उसकी लिस्टिंग होगी आज, और साथ ही हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ है, यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से जो काउंटर ऑफर आना है लिस्टिंग प्राइस को लेकर, वहाँ पर डीलिस्टिंग प्राइस को लेकर वहाँ पर प्रमोटर की तरफ से आज एक फाइनल काउंटर ऑफर आ सकता है। कल बोलियां लगाने की आखिरी दिन थी। साथ ही पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स ये फोकस में रहेगा, क्योंकि आज से लेकर 30 सितंबर तक इनका ओपन ऑफर खुला रहेगा और 45 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये ओपन ऑफर लाया गया है, और 92 लाख शेयर्स जो हैं उसकी खरीदारी होगी। और इसके जरिए अगर आप कुल इक्विटी की बात करेंगे तो 33% हिस्सा जो है वो खरीदेगी कंपनी ओपन ऑफर के जरिए। साथ ही दीपक फर्टिलाइजर्स, यहां पर भी इनकी राइट्स इशू की रिकॉर्ड डेट है। अगर आप इसमें प्राइसिंग देखें तो राइट्स इशू की प्राइस 133 रुपये प्रति शेयर रखी गई है, और इशू के जरिए करीब 180 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी जुटाना चाहती है। तो इस पर भी आपको आज फोकस रखना होगा। ओके, तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी। पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए आप कौन से स्टॉक्स के बारे में खबर लेकर आई हैं? जी, सुवेन फार्मा आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर 1:1 बोनस शेयर के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो तय कर दी गई है, 28 सितंबर ये डेट तय की गई है, तो इस पर नजर रखिए। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि 100 करोड़ के बायबैक को कंपनी ने मंजूरी दे दी है और 1000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक किया जाएगा। मोल्टेक पैकेजिंग, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। राइट्स इशू के प्रस्ताव पर 21 सितंबर को कंपनी की बैठक होगी। HSIL पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। 21 सितंबर को बायबैक पर ही चर्चा की जाएगी, तो ये दो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एविएशन कंपनियों पर भी नजर रखिए। कल हमने देखा काफी सारे बयान आए हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से। एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है, उनका कहना है कि एविएशन कंपनियों ने लोन रीपेमेंट के लिए 6 महीने की अवधि की मांग भी की है, और वो NPA ना हो पाए इस वजह से उन्होंने राहत की भी मांग की है। तो ये जानकारी दी है, देखना होगा इस पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है। और आखिर में बात करते हैं ग्रासिम की, प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है। IGH होल्डिंग्स ने करीब 43.5 लाख शेयर की खरीदारी की है 10 से 11 सितंबर के बीच। ओके, तो नज़र रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर। आइए देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का किन स्टॉक्स पर फोकस है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग दीपांशु। दमदार रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। सेल पर सिटी के बड़े अपग्रेड आए हैं, यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य देखिए 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है, और 38 रुपये जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि FY21 से अगर आप देखें तो नेट डेट टू एबिटा में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने एबिटा का एस्टिमेट जो है वो 64% कर दिया, और मान रहे कि वित्त वर्ष 2022 से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली का भी जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बरकरार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग को तो इन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य दिया है 43 रुपीज़ का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। और ये भी कह रहे हैं कि जो आगे जाकर फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। CLSA की एक रिपोर्ट है डालमिया भारत पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1010 से घटाकर 1000 रुपये कर दिया है,
और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर जो क्षमता विस्तार करने की योजना है कंपनी की, इससे एक फायदा देखने को मिलेगा। 716 रुपए जो है कल की क्लोजिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो रिटेल कारोबार की खबरें आ रही है कि अमेजॉन को 40% हिस्सा बिक्री होगी, इससे मर्जर हो सकता है और ऐसे केस में रिलायंस की जो वैल्यू है वो डाइल्यूट होते हुए नजर आएगी और बुल केस में 2560 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए, जेफरीज की रिपोर्ट है कॉन्कोर पर, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है 525 रुपए के लक्ष्य लिए। 388 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे हैं कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अगले 3 साल में दुगना हो सकता है। ओके, तो ये है वो तमाम दमदार रिपोर्ट जिस पर रखिएगा आप फोकस। आज रहेगा एक्शन भी भरपूर। आइए करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पिक ऑफ द डे। पालिया साहब कीजिए शुभ शुरुआत, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए आज जरूर मार्केट एक नेगेटिव ओपनिंग जरूर देंगे, बट मुझे लगता है कि फार्मा पैक काफी अट्रैक्टिव और जिस तरीके की बाइंग कल के सेशन में देखने को मिली, तो मुझे लगता है फार्मा पैक के साथ जाना चाहिए। और फार्मा पैक में मुझे सन फार्मा काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से लोअर साइड से एक बेस बना के स्टॉक ने एक रिकवरी दी है, तो मुझे लगता है ठीक है, ओपनिंग में अगर थोड़ा नेगेटिव मिलता है तो लोअर साइड पे मुझे लगता है 515 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो इसको बाय करें। इसमें स्टॉप लॉस रखे 508 का। और हमें लगता है कि सन फार्मा में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखने को मिला, ये स्टॉक में 530 535 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो 515 के आसपास बाय करें, 508 का स्टॉप लॉस रखें, 530 और 535 के टारगेट रहेंगे सन फार्मा के लिए। ओके, ये है आपके लिए सन फार्मा में खरीदारी करने की राय। आइए वागिल साहब नमस्कार, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है ब्रिटानिया। 3845 का बंद है, 3812 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 3930 तक के अपसाइड में देख रहा हूं। ओके, 3930 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया में करें खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने क्या चुना है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपका धन्यवाद है। कल मैंने आपसे विनती करी थी कि कुछ कलरफुल शर्ट पहन के आइएगा, तो पिंक कलर अनिल जी पहना है, तो पिंक से ज्यादा कलरफुल तो कुछ हो नहीं सकता, तो उसके लिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल जी पिंक शर्ट में आप चमक रहे हैं, मन कर रहा है अनिल जी जिस तरीके से मैं और कुणाल जी आपका साप्ताहिक मानसिक जन्मदिन बनाते हैं, तो मन कर रहा है कि आपका आज या कल में कोई एक स्पेशल पिक आपके जन्मदिन को डेडिकेट की जाए। अगर मिला तो देंगे, अगर अनिल जी नहीं मिला तो मस्ती की पाठशाला में कुछ मस्त करेंगे। तो व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा जुड़े रहे 2 दिन, मतलब कि आज और कल स्पेशल पिक आ सकती है। अगर पिक नहीं आई स्पेशल तो मस्ती की पाठशाला में कुछ स्पेशल होगा। तो अनिल जी और पिक ऑफ द डे मेरा है डीएलएफ, जिस पे कल चलते चलते भी हमने जिक्र किया था। मार्केट की वीकनेस में अगर कल मार्केट की वीकनेस में थोड़ा नीचे मिल जाए तो डीएलएफ खरीदने की राय है। 155 155 का स्टॉप लॉस है, 174 का टारगेट है डीएलएफ में। ओके, 174 के टारगेट के लिए डीएलएफ में करनी है आपको खरीदारी। ये है राय बंसल जी की। आइए किरण जी का भी करते हैं स्वागत। किरण जी स्वागत है आपका भी, बताएं सर आपने क्या चुना है स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी और दीप, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है कि कंजम्पशन ही थीम रहेगी, एफएमसीजी थीम रहेगी। तो मेरा मानना है कि जो स्टॉक बहुत सपोर्ट के नजदीक है वो है मैरिको। मैरिको 360 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। पिछले 1.5 महीने का इसने लगातार ये सपोर्ट पकड़ा हुआ है। 364 पे क्लोज है, तो अगर 360 के नजदीक मिलता है, आज गैप डाउन ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तो मेरा मानना है कि बाय करके चलना चाहिए। 355 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। बाउंस बैक में मुझे लगता है कि पोजिशनली आपको 371 380 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो मेरा मानना है 360 के आसपास बाय करना चाहिए। वो पहला रेजिस्टेंस है, पर जिस तरह का वो चार्ट पैटर्न है, अगर 370 75 लेवल्स निकल जाते हैं तो बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी इस काउंटर में। तो आज से आपको पोजिशनली ये व्यू लेके चलना चाहिए मैरिको में। बिल्कुल, तो ये आपके लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब भी हमारे साथ है। सर नमस्कार। और कल की आपकी दोपहर वाली पिक तो कमाल कर गई, 2:30 बजे। अब वैसे मैं बता दूं आज समय बदल चुका है। सेठी साहब आजकल थोड़ा जल्दी आने लगे हैं। दोपहर वाले शो में 3 बजे के बजाय सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक आपको मिलती है 2:30 बजे। और कल इन्फोसिस ये आपको रिकमेंड किया था 990 992 रुपये के आसपास, और 1005 पर जाकर इन्फोसिस के फ्यूचर्स बंद हुए, तो दमदार रहा। उसके लिए शुक्रिया। बताएं सेठी साहब
आज की आपकी बेहतरीन पिक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और देखिए अनिल जी, जो कल दोपहर को मैंने इंफोसिस जब रेकमेंड करा था तो मैंने एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ उसको रेकमेंड करा था कि मेरा मानना था कि या मानना है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। एक तो उनके बिजनेसेस में नेगेटिव तो कुछ हुआ नहीं बल्कि पॉजिटिव हुआ है। ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर से उनके जो मार्जिन है उसमें 3-4% की बढ़त बिल्कुल इस क्वार्टर के नतीजों में देखने को मिलेगी, प्लस जो क्रॉस करेंसी टेलविंड का भी फायदा मिलने वाला है। तो इंफोसिस तो मैंने कल रेकमेंड करा था, मेरा 1025 के शॉर्ट टर्म के टारगेट थे, वो मुझे लगता है आज के खराब बाजार में भी अचीव होने चाहिए। बाकी आज के लिए जो मेरा पिक ऑफ द डे है वापिस एक आईटी कंपनी है, बिकॉज आज का फोकस रहेगा हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ की लिस्टिंग पे, जो कि बहुत ही दमदार एक लिस्टिंग होने जा रही है। इशू प्राइस थी 165.70 की, 165.66 की, मुझे लगता है डबल यानी कि 300 के ऊपर की लिस्टिंग रहेगी इसकी। उसको देखते हुए मुझे लगता है जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वो आज बिल्कुल फोकस में रहेंगे। वहां से मैंने कोफोर्ज को सिलेक्ट किया जो कि एनआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी। स्टॉक कल बंद हुआ 2182 के लेवल पे, आज मुझे लगता है इसमें 2225 तक के लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है ये जो आज की गिरावट है ये एक बहुत अच्छा मौका होगा आईटी स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करने का, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ये जो सितंबर तिमाही के नतीजे इन कंपनी से बहुत ही अच्छे आने चाहिए, तो एक अच्छा मौका रहेगा आज के खराब बाजार में इन स्टॉक्स को खरीदने का। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो भी मुझे लगता है आज की गिरावट में खरीदारी करने का ही मौका है। सीमेंस को खरीदना चाहिए, कल 1255 के आसपास बंद हुआ, मुझे लगता है गिरावट के साथ खुलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करें। और फाइनली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भी करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, तो आज की गिरावट में इस स्टॉक में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो 3 स्टॉक पसंद किए हैं। वायदा कारोबार से कोफोर्स, जिसको आप एनआईटी टेक के नाम से जानते हैं, सीमेंस 1255 के आसपास खरीदारी कीजिए, और आईसीआईसीआई प्रू 435 रुपये के आसपास है, यहाँ भी खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। तो 3 बेहतरीन स्टॉक सेठी साहब ने भी दे दिए। कुणाल जी सोचेंगे आज मेरा तो नंबर आया ही नहीं। कुणाल जी ऐसा सोचिए मत, मुझे पता है आपका नंबर नहीं आया है, आ गया है, आपका भी आ गया और सुमित जी का भी आना बाकी है। बताएं सर, आपका अपना पसंदीदा स्टॉक। अनिल जी, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, एक सेक्टर है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल में रुकेगा, और वो सेक्टर है फार्मा। कल हम लोगों ने क्या दमदार तेजी सारे फार्मा काउंटर्स में देखी। तो एक अनिल जी कैश मार्केट का फार्मा काउंटर है जिसमें कल मुझे एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया। निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस बना है और फिर कल के ट्रेड में एक ब्रेकआउट हुआ है। इस स्टॉक में उम्मीद है कि जो रिसेंट हाइज हैं वहां तक ये स्टॉक बड़ी आसानी से जाएगा। मौजूदा स्तरों पर एलेंबिक फार्मा में मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर 936 रुपए पर 936 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 1025 का, दूसरा टारगेट 1050 का, जिसके लिए एलेंबिक फार्मा में खरीदारी की राय। ओके, एलेंबिक फार्मा यहाँ पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है कुणाल जी की तरफ से। 1025, 1050 के टारगेट्स। स्टॉप लॉस क्या था सर? 936 रुपए 936 पर दीपांशु स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 936 का स्टॉप लॉस, 966 पर स्टॉक क्लोज हुआ है। नजर रखिए एलेंबिक फार्मा पर, ये आज आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है स्टॉक का। कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर हम एक्शन काफी बनता हुआ देख रहे हैं। सिटी साहब, अब ग्रासिम पर क्या राय बन रही है? हमने देखा है कि रिसेंटली ग्रासिम में प्रमोटर्स ने थोड़े शेयर्स खरीदे हैं, बल्कि 43 लाख शेयर्स खरीदे हैं पिछले हफ्ते। इसके अलावा रिसेंटली एजीएम भी हुई थी। अब वोडाफोन आइडिया के फंड इन्फ्यूजन को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है बाजार में। तो इस समय ग्रासिम पर क्या व्यू निकल कर आता है फिर? बिल्कुल दीपांशु, देखिए ग्रासिम के जो शेयर में जो तेजी रिसेंटली हुई है वो जब से ये क्लियर हुआ कि वोडाफोन आइडिया वुड स्टे इन द रेस, और वो एक पूंजी जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया था, उसमें उन्होंने एक अप्रूवल तो ले लिया है, बट अभी तक उसमें कोई कॉन्क्रीट कोई इन्वेस्टर वगैरह से कुछ आया नहीं है। बट मुझे लगता है ये देर सवेर होने जा रहा है। और जहां तक बिरला ग्रुप का सवाल है तो वो फ्रेश फंड्स नहीं डालेंगे, तो उसका फायदा ग्रासिम में बिल्कुल देखा जा रहा है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था जब ये बातें चल रही थी। तो अगर बिरला ग्रुप फर्दर फंड्स इंफ्यूज नहीं करता है तो डेफिनेटली वो भी ग्रासिम के लिए पॉजिटिव होगा। और ग्रासिम में अगर आइडिया एक गोइंग कंसर्न के रूप में काम करती रहती है तो मुझे लगता है उसका भी फायदा रहेगा। और कल जैसे खबरें आ रही कि प्रोमोटर्स ने इसमें खरीदारी करी है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है।
तो ग्रासिम में बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है? ओके, तो नजर रखते हैं जहां तक ग्रासिम का सवाल है। धानुका एग्री, कुणाल जी जरा इसके चार्ट्स अभी देखकर बताइए स्ट्रक्चर क्या है। कल थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड रहा, पिछले हफ्ते हमने जरूर इस स्टॉक पर एक्शन आते हुए देखा है। बोर्ड ने 100 करोड़ रुपए के बायबैक को मंजूरी दे दी है। 1000 रुपए पर शेयर पर ये बायबैक होगा। 10 लाख शेयर्स बायबैक करेगी कंपनी। 30% का प्रीमियम है कल की क्लोजिंग से। तो किस तरह से देखना चाहिए धानुका एग्री को, किस तरह का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, एक बड़ी रैली स्टॉक में आई थी दीपांशु, उसके बाद एक डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आते हुए दिखी है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है खरीदने का। अगर स्टॉक 800 रुपए के ऊपर टिक जाता है तो फिर इसमें एक रैली देखने को मिलेगी, और इस रैली में मुझे उम्मीद है कि स्टॉक आपको 950 960 के लेवल्स दिखाएगा। तो 800 के ऊपर मेरी फ्रेश खरीदारी की राय होगी। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें 750 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 750 के नीचे गया तो पोजीशन को एग्जिट करें, 800 के ऊपर नहीं खरीद करें। ओके, 800 के ऊपर ही फ्रेश खरीदारी करें, बट एक अच्छे प्रीमियम पर बायबैक हो रहा है तो उसकी वजह से आप जरूर इंटरेस्ट आता हुआ देखेंगे इस स्टॉक में। सेठी साहब, मिड कैप में एक स्टॉक है सुवेन लाइफ, इस पर आपकी कोई राय? सुवेन लाइफ, सुवेन फार्मा दोनों ही एक्शन में रहे थे डीमर्जर प्रोसेस के बाद। अब खबरें आ रही हैं कि बोनस इशू पर कंपनी विचार करने वाली है, बल्कि रिकॉर्ड डेट तय हो गई है 1:1 के बोनस की 28 सितंबर की। सुवेन फार्मा और सुवेन लाइफ दोनों पर क्या व्यू? सुवेन फार्मा का बोनस की डेट डिसाइड हुई है 28 सितंबर 1:1 बोनस के। बिल्कुल दीपांशु, देखिए दोनों ही अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है। अच्छे तरीके से इनमें एक स्टॉक प्राइस में एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है। मैं आउट ऑफ द टू आई वुड प्रेफर सुवेन फार्मा, जो कि करीबन कल 747 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है वो स्टॉक जहां पे ये बोनस की भी रिकॉर्ड डेट वगैरह की अनाउंसमेंट आने, मुझे लगता है वो स्टॉक यहां से भी अच्छा कर सकता है। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी अच्छी तेजी हो चुकी है। वैसे फार्मा पूरा सेक्टर ही फोकस में है, तो कोई गिरावट में इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। नजर रखिए सुवेन फार्मा, जहां पर 1:1 के बोनस की रिकॉर्ड डेट है 28 सितंबर की। कंटेनर कॉर्पोरेशन, बंसल जी जरा इस पर नजर डालिए। लगातार हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से, पर स्टॉक में हम एक्शन अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। आज जेफरीज ने भी कहा है कि खरीदारी करिए, 525 का लक्ष्य दिया है, पर ये 380-400 की रेंज से बाहर निकलते हुए दिखता है आपको कंटेनर कॉर्प? देखिए दीपांशु, इसमें दिक्कत शुरू हुई थी खराब नतीजों के चलते, और अब एक बड़े चार्ट पर देखें तो 365 के अराउंड एक डबल बॉटम लग चुका है। और जिस रेंज की दीपांशु आप बात कर रहे हैं, इस बार अगर 390 रुपए के ऊपर अगर डिसाइसिवली निकल के टिकता है तब इस रेंज से बाहर आ जाएगा, और तब 404 405 एक शॉर्ट टर्म टारगेट बैठेगा। यह है कॉनकोर पर आपके लिए राय। ब्रोकरेज हो रहे हैं बुलिश। आइए देखते हैं सुमित जी किस पर बुलिश हैं। आइए सुमित जी का लेते हैं आज का पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स में तो लग रहा है थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, लेकिन लोअर लेवल्स पे निफ्टी के लिए सपोर्ट है, तो बाउंस जरूर देखने को मिलना चाहिए। तो जहां तक स्टॉक पिक का सवाल है, L&T फाइनेंस ने कल लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया है। तो जब तक ये स्टॉक नीचे में 62 का या 63 का लेवल नहीं तोड़ता, 62 63 का, तब तक ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। और ऊपर में 68 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली L&T फाइनेंस के ऊपर देखने को मिलने चाहिए। तो L&T फाइनेंस में अगर कोई भी डिप मिलता है मार्केट खुलने के बाद, तो इसमें खरीदारी करके चला जा सकता है। 70 रुपए तक के लेवल जल्दी ही L&T फाइनेंस में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 70 रुपए तक के टारगेट्स के लिए L&T फाइनेंस में करें आप खरीदारी, यह है आपके लिए राय। ओके, एक और स्टॉक जो कल काफी मजबूत रहा वो है डॉक्टर रेड्डीज। सेठी साहब, डॉक्टर रेड्डीज पर अब आपकी राय दीजिए, क्या अब फुली प्राइस हो चुका है या अभी भी तेजी की जगह है? देखिए अनिल जी, ये स्टॉक तो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक था, जो मैंने हाल ही में कुछ 3-4 दिन पहले ही चैनल पे शाम को, जो दोपहर को 3 बजे के शो, जो आजकल 2:30 बजे हो गया, उस शो में उस समय 3 बजे था, तो 4380 के लेवल पे रेकमेंड करा था, और वहां से एक शानदार तेजी देखने को मिली। ये मुझे भी पता नहीं था। कल जो खबरें आई, जो रशिया ने डॉक्टर रेड्डी के साथ टाई अप किया है वैक्सीन के लिए, तो उसके ऊपर ये कल 200 रुपए के करीब बढ़ा है स्टॉक।
पर मुझे लगता है ये स्टॉक ग्रेजुअली 5,000 रुपए के लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है और बहुत जल्दी ये लेवल्स आने के मुझे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर कोई गिरावट आती है आज के बाजार में, तो एक खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना चाहिए डॉक्टर रेड्डी में। एंड जिन्होंने निवेश किया है, जिन्होंने फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी पोजिशनली अगर लिया है, तो उनसे भी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है डेफिनेटली यहां से भी और अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर राय। एक और स्टॉक है कैश मार्केट का, और किरण जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। HSIL, हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर इसका पहले नाम होता था, शॉर्ट फॉर्म कर दिया HSIL। 21 सितंबर को होगी बोर्ड बैठक बायबैक पर विचार करने के लिए। बायबैक पर विचार वो कंपनी करेगी, खरीदारी का विचार आप करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए अनिल जी। अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे लगता है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। 60 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 67 पे ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल टॉप का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मेरा मानना है कि अगर ये इसी तरह 65-67 के ऊपर ट्रेड करता रहा तो मुझे लगता है कि 90-95 के टारगेट्स आपको 15-20 दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त HSIL पर खरीदारी करने के लिए। आज से एक आपका फेवरेट स्टॉक कुणाल जी, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। कल यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील दिखी, 70 लाख शेयर डालमिया भारत ने खरीदे। ये इंटरेस्टिंग है, 206 रुपए के दाम पर। बताइए इस पर क्या है आपकी राय? अनिल जी देखिए, बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट स्टॉक में आता हुआ दिखा है। इस सप्ताह में हमने देखा कि लगभग 10-11% की तेजी बनी है और 200 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी जिससे स्टॉक काफी वक्त से अनिल जी जूझ रहा था। उस लेवल को पार करके उसके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज इस सप्ताह अगर आता है तो इस स्टॉक में आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अनचार्टेड टेरिटरी में अब ये स्टॉक प्रवेश कर चुका है, तो बिल्कुल जिनके पास निवेश है निवेशित रहें, नई खरीद भी कर सकते हैं। 200 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 250 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, काफ़ी बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सेल स्टील अथॉरिटी, पालविया साहब इस पर आपकी राय सर? आज 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, सिटी ने अपग्रेड करा है, 50 का लक्ष्य बता रहे हैं वो, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली है वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रही है और 43 रुपए का लक्ष्य। दोनों ये टारगेट्स वैसे तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही हैं, पर चार्ट्स में कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है सेल के। सो दीपांशु जी देखें तो स्टॉक में एक अगर हम पिछले 5-6 दिन का सेशन देखें इसका, तो इसमें एक करेक्टिव मूव हायर साइड से करीब 40-42 के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, वहां से कंटिन्यूस इसमें एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ये 4th वीक है कंसेक्यूटिव जहां पे हमें इसमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो चार्ट में ऐसा अभी स्ट्रेंथ नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें जब तक ये 42 का लेवल डिसाइसिव बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, जब तक ये मुझे लगता नहीं कि ये स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी। थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे 35 फिक्स का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 35 से 42 ये रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कंसोलिडेशन की। 42 का एक बार ब्रेकआउट होता है स्टॉक में तो फिर स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिलेगी जो कि इसको 46 की तरफ लेके जाएगा। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें। लोअर साइड में डिप मिलती तो 35 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां बाय करें। इस पर खरीदारी करने की राय आ रही है। इस पर फिलहाल 38 पर है, कल 3-3.5% की गिरावट थी।